अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। चूँकि अब सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत तो अपने इख्तितामी मराहिल में है। पंजाब हुकूमत का मामला आपके सामने आ गया, सिंध में भी हल्फ उठा लिया, सारे मामलात अपनी जगह तय हो रहे हैं। और अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और मईशत की बहाली। क्या क्या चैलेंजेस हैं मईशत को लेकर दरकार, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो कर्जा जात बैरूनी लिए जा रहे हैं, निगरान सेटअप में उन कर्ज़ों को बनिस्बत पीडीएम गवर्नमेंट कम लिया गया। कैसे गवर्नमेंट चल गई, कैसे चल गए ये मामलात, और फिर दूसरे जायज़ा इजलास के लिए तकरीबन 25 के करीब जो पॉइंटर्स थे उस पर अमल दरामद तो कर लिया है पाकिस्तान ने। अब आने वाली हुकूमत आईएमएफ के साथ डील करके नया बजट क्या बनाएगी और नए बजट में कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा मलूज़ खातिर रखा जाएगा, या किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा, चावल, चीनी, ये वो चीज़ें जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, रोज़ाना के ज़रूरत की अशिया आवाम के लिए, ये सब महंगा है, आम मार्केट के मुकाबले में भी महंगा है। इसको कैसे देखा जाएगा? यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत पर कैसे काम होगा? बैरूनी कर्जा जात को कम करके या जिनसे कर्जा लिया उन्हें वापस करके किस तरह से रीशेड्यूलिंग पर काम किया जाएगा? फिर मईशत की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट हमारी एक्सपोर्ट की बेहतरी कैसे हो सकती है? इंपोर्ट इतना भारी भरकम हमारा इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल कैसे कम हो सकता है? गैस 15 साल के बाद एक चीज़ सामने आई और गैस पाइपलाइन का मामला अब आगे बढ़ने जा रहा है। 45 अरब रुपए खर्च होंगे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर। ये शुक्र है कि मुआहदा तय हुआ और कुछ मामलात अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और जब पाकिस्तान ये इसके इख्तितामी मराहिल पे पहुंच जाएगा या गैस मिलना शुरू हो जाएगी, तो जो एलएनजी का मामला है, जो दीगर मामलात हैं, अरबों डॉलर के, पाकिस्तान 4 से 5 अरब डॉलर की बचत होने जा रही है पाकिस्तान की मईशत में इस गैस पाइपलाइन पर। फिर आईपी मंसूबे के लिए अमेरिका से जो पाबंदियां हैं उस पर इस्तिस्ना मांगने की भी बात की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। स्टॉक मार्केट कहाँ पर खड़ी है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एहसन मेहनती साहब, शकील रामे साहब, दोनों माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। एहसन साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस पाइपलाइन मंसूबा कितना बड़ा फ़र्क डालने जा रहा है पाकिस्तान की मईशत में, क्योंकि 4 से 5 अरब डॉलर की बचत हो जाएगी एलएनजी और दीगर मामलात में। देखें, बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है कि ईरान के साथ हैं और फिर उसके बाद वो ताल्लुकात जो है ईरान के यूएस के साथ हैं। जहाँ पर इनिशियली हमने कुछ आर्म सेल्स के इश्यूज देखे थे। अब गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना है कि जिस कंट्री के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर अपने सैंक्शंस नहीं लग जाए। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उससे 5 से 6 बिलियन डॉलर का जो है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर भी इजाफा होगा और वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए जो है बचेगा। तो आई थिंक कि काफ़ी इस वक्त चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि इसमें हमारी क्या पेशरफ्त होती है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा भी जो इश्यूज हम देखें तो आईएमएफ के लेके इश्यूज हैं। फिर इसके अलावा जो हम देखें कि पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी देखी जा रही है, तो आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना है। 6 बिलियन डॉलर जो है गवर्नमेंट आइडियली जो है वो सीक करेगी। तो आई थिंक कि इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि ईरान की भी सेविंग हो, साथ में जो है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाइना के किस तरह हम सीपेक को लेके चलते हैं। तो ये बेशतर जो है मामलात हैं जिसको आने वाली गवर्नमेंट ने जो है वो डील करना है। अच्छा शकील साहब, गैस पाइपलाइन मंसूबा किस तरह से पाकिस्तान की मईशत में, एक तो जैसा एहसन मेहनती साहब बता रहे हैं, बड़ा हमारे लिए फ़ायदा भी हो जाएगा। हमें काफ़ी एक बोझ है जो बाहर से हम एलएनजी मंगवाते हैं, तो इंपोर्ट के मामले पर भी एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। फिर पाकिस्तान में ज़रा गैस भी कुछ मिकदार में अवेलेबल होगी और बलूचिस्तान से जो गैस निकल रही है उस पर ज़रा प्रेशर भी कम होगा। देखिए, एक तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि हमें देखना पड़ेगा सैंक्शंस का, क्योंकि हमारी जो भी डिपेंडेंस है, हम तो आईएमएफ की तरफ देखते हैं। हम्म। जब आईएमएफ की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब अब अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हैज़ द डिसाइसिव पावर कि इसमें किसी भी तरह का कोई डिसीजन करना है तो उसके लिए अमेरिका के पास डिसाइसिव पावर है। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरी बात यह है कि ये हमारा फंड रिजर्व कितना बचेगा, इसको भी हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखना हमारी फ्यूचर नीड्स क्या है और हमने कहाँ तक जाना है। जो आपने बात की बलूचिस्तान के प्रेशर की, मेरा तो ख्याल कहता है हमें अपने इंडिजिनस सोर्सेज पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो जितने भी हमें गैस मिलेगी है तो इम्पोर्टेड ना, हमें उसका बिल तो पे करना पड़ेगा। अगर हम अपने यानी कि इंडिजिनस सोर्सेज पे भी ध्यान दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मगर बाई सीइंग ऑल दिस कि जो वहाँ पर हमें इंटरनेशनल मार्केट में
अवेलेबल, अफोर्डेबल और लोअर प्राइसेस पे चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ से हमें लेनी चाहिए। मगर इसमें जो सबसे अहम नुकता है वो ये है, एक तो हमने सैंक्शंस की बात कर ली, दूसरी बात ये है कल को अगर सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, अगर उनकी सैंक्शंस ख़त्म हो जाएँ, तो क्या फिर भी हमें इसी रेट पे मिलेंगी सारी चीज़ें? क्या ये तो नहीं होगा कि जब ईरान उस यानी कि सैंक्शन से निकलता है तो वो कहे जी हम रीनेगोशिएट करें हमारे साथ अब सारा कुछ दोबारा। तो ये चीज़ भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, इसलिए हाइप क्रिएट करने से पहले हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे माशरत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। 2 हज़रात ऑलरेडी है। कैस साहब आपसे भी यही बात पूछूंगा, जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है अब अगले मराहल में दाखिल हो गया और चलें कुछ ज़रा एक हौसला अफजा या मैं कहूँ कि एक अच्छा इंजेक्शन लगा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, लेकिन दोनों जो माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये मानना है कि अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा कबाहतें हैं, ख़ासतौर पर अमरीकी पाबंदियों को लेकर। जी जी बात यह है कि इसके अलावा एक और पाइपलाइन भी है जो हमने मुआहदा किया हुआ है, वो कजाकिस्तान के साथ या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, वो भी कर देना चाहिए। ये तो पाइपलाइन तो हम इसलिए बिछा रहे हैं कि ईरान का कुछ बिलियन डॉलर का हम पे खमियाजा लग जाना था अगर हम ये डेडलाइन मीट ना करें। बिल्कुल, उसका मतलब नहीं है कि हमें गैस मिल जाएगी। हम अभी भी अमेरिकन सैंक्शंस के ऊपर देख रहे हैं और आई एग्री कि जब IMF के हम कर्जा मांगेंगे, अमेरिका से इजाजत लेंगे, तो वो अभी ईरान के साथ उनके इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है, और अगर ट्रंप आ गया तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो हमें उस पर इंकसार नहीं करना चाहिए। मैं ये भी एग्री करता हूँ कि इंडिजिनस सोर्सेज से बिजली बनाना बहुत ज़रूरी है, और अपने गैस समुंदर से भी ढूंढना और इधर से भी ढूंढना, और दूसरे मुआहदे जो सेंट्रल एशिया के साथ है, रशिया के साथ हैं, वो करने भी बहुत ज़रूरी हैं। हम आफ्टर ऑल एनर्जी डिफिशिएंट मुल्क हैं, हमें बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। तो हमें सारी सोर्सेज जो इंडिजिनस हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, शायद वो सस्ती भी हों इनसे। डॉक्टर कैस साहब आपने खुद भी ये फरमाया कि हम लोग इस वक्त एनर्जी डेफिसिट में हैं। हमारे पास पानी भी है सर, हमारे पास कोल भी है, गैस के रोज़ाना मैं सुन रहा होता हूँ पेट्रोल के ज़खायर निकल आए, गैस के ज़खायर हम अखबारात पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है निकल आए, कई दोस्तों से पूछते हैं कहते हैं हाँ जी निकल आए। उनका इस्तेमाल या मैनेजमेंट क्या हो रही है? ये मिस मैनेजमेंट का मसला है या वाकई में हम डेफिसिट में हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये अमूमन मिसमैनेजमेंट का वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते। आप देखें ना कि ये जो आप गैस पाइपलाइन सुई गैस से आती है, हर कुछ महीने बाद ब्लास्ट कर दी जाती है। ये हमने अपने मुल्क के अंदर भी जो टेररिज्म है, जो मिसमैनेज है, जो माफियाज हैं, IPPs के जो माफियाज हैं, हम उनके ताबे हुए हैं। हमने जो रिट है, इसी तरह आपके जो डिस्कोज हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे कि आप घरों पे सोलर लगा लें और फिर रिवर्स मीटरिंग कर लें। बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद 9 रुपए रिवर्स मीटरिंग पे हैं और 70 रुपए एनर्जी कॉस्ट है। तो हमारी आई एग्री कि ये मिसमैनेजमेंट भी है और ये करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं जो हमें जो है इनएफिशिएंट बिहेवियर्स पे मजबूर कर रही हैं। मगर दूसरी बात भी है कि हमारा आबादी बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, हमारी इंडस्ट्री बढ़नी है, हमारी एग्रीकल्चर जानी है एनर्जी सोर्सेज पे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, अगले 20 साल के लिए प्लान करनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो नहीं है। अच्छा एहसन मेहंदी साहब, करप्ट प्रैक्टिसेस ठीक हो गया, हमारी नेट मीटरिंग का भी मसला हो गया, लेकिन एक चीज़ हम 18 अरब डॉलर के जुर्माने से भी बच गए। चले 15 साल बाद सही, लेकिन इससे बच गए। वो ज़ाहिर है वो नोटिस भी वापस ले लेगा ईरान। पर हम जो 45 अरब रुपये 45 अरब यहाँ खर्चेंगे, फिर उसके बाद आज़रबाईजान वाली, तो ये जो 750 के करीब हमारा बचत हो जाएगी LNG के मामले में, और जो हम गैस लेते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल जो जोन है हमारा उसकी बहाली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो एक अच्छा बेटर ऑप्शन होगा या क्या मामला होगा? इसको कैसे, इसके इस्तेमाल से हम इतना खुश कैसे हो रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसकी बुनियाद तो जो है वो आप काफ़ी सालों पहले जो है वो बन गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको प्रोसीड नहीं कर सके। अब ये बात ये है कि ये आएगी तो फिर इसके अंदर जो है ज़ाहिर है चूँकि ये इसके अंदर कोई कैपेसिटी लिमिटेशन नहीं है, तो ये तो फिर हम जो है वो घरेलू जो हमारे इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होंगे इससे, तो फिर इंडस्ट्रियल इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे मुल्क
कि एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सकते हैं, रिफाइनरीज फॉर्म हो सकती हैं, इसके अंदर जो है पोटेंशियल तो इसका आप देख लें, लेकिन बात यह है कि इसको प्रैक्टिकली जामे किस तरह से किया जाए। ये तो ऐसे कंट्री के साथ हम काम कर रहे हैं जिसके साथ हमें बैंकिंग भी रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, और जाहिर है जिस IMF प्रोग्राम में हम हैं, आगे हमें तो सर्वाइवल में $25 बिलियन उसके थ्रू चाहिए। तो आप इतना आगे हम कैसे जा सकते हैं उस कंट्री के लिए जो कि अप टू सैंक्शन है। इस वक्त रशियन आर्म्स सप्लाई कर दिए, ईरान ने इसका प्रोब लगा हुआ है, यूएस ऑलरेडी सैंक्शन डाल रहा है। तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टास्क कि ऐसे कंट्री के साथ हम इसको प्रोसेस कर सकें। बट वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि इस वक्त हमारे जो ये पेनल्टीज को जो बचने के लिए हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो बिल्कुल बचा है। और आई थिंक कि इसके अंदर इस वक्त प्रोजेक्शंस करना है कि ये ईरान अगर ये प्रोसीड हो जाती है पाइपलाइन, तो आई थिंक कि ये हमारे लिए जो है ब्लेसिंग हो सकती है कंट्री के लिए। बट इसका प्रोसीड होना ही जो है इम्पॉसिबल लग रहा है। पोटेंशियल इसका इतना ज्यादा है कि हमारे जो कंट्री का ग्रोथ रेट है वो 6% हो जाएगा अगर जिस तरीके से हम इसको जो है किसी भी तरीके से अगर इसको प्रोसेस कर देते हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त मेजर इशू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कम होने का यही है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ LNG। और आई थिंक कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और हमारी जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके अंदर खाते खा इजाफा हो जाएगा। क्या कहते हैं शकील साहब? कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में आपको कम्पिटिटिव चीज़ें मिलती हैं, वो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कहते हैं इम्पेक्ट डालती हैं। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होती है तो आपकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। मगर इसको जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं कि हम इसको ओवर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। इस साथ तक तो ये बात ठीक है कि हम उससे सैंक्शन से बच जाएंगे, मगर दूसरी बात एक और भी चीज़ नज़र आती है कि हमने अभी तक जो कि बाहर के ममालिक से हम अपने एनर्जी सोर्सेज मंगवाते हैं तो हमें वहाँ डेफर पेमेंट्स भी मिलती हैं, वहाँ पर हमें क्या कहते हैं असिस्टेंस भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है। क्या ईरान भी वो रोल प्ले करने के लिए तैयार होगा कि जो हमारा यानी कि हमारे जो चैलेंजेस हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए? एक चीज़। दूसरा जो मैंने पहले बात किया कि लॉन्ग टर्म में इस माहदे से हमें गैस की जो है क्यों किस रेट पे मिलेंगे ये भी होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं सिर्फ ईरान नहीं, हमें सेंट्रल एशिया की भी बात करनी चाहिए। और लास्टली सारा कुछ कहते हैं आइडियल हो गया जी। बात यह है कि हम भी इसको तैयार हैं कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। हमारे जो मेजर इश्यूज़ हैं जो एनर्जी सेक्टर में, वो हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। मतलब जो कि 1994 में जो हमने एनर्जी की पावर पॉलिसी लेके आए थे, उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस पर कोई बात नहीं करता। यही जो पीपल्स पार्टी के जो अभी बहुत कहते हैं जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, यही लोग ये लेके आए थे ये पॉलिसी जो कि पावर पॉलिसी है। हमारा सर्कुलर डेट इसकी वजह से बड़ा है। हमारी इंडस्ट्री में जो कि कास्ट पे बिजली मिलना शुरू हुई तो अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसमें लिक्विडेटिव इतने थे इसकी पॉलिसी कि लोगों ने दूसरी इंडस्ट्री को छोड़ के इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इस पावर पॉलिसी के होते हुए जो कि हमने कमिट किया हुआ है उनके साथ है, क्या कहते हैं कि IPPs के साथ, उनको वो ये गैस लेते हैं, उनमें कितने हैं कि जो कि लिक्विड गैस में है। एक चीज़। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि जब हम उनसे बात कर लेते हैं, हमारा तो उनसे एक रेट तय है डॉलर के हिसाब से, क्या वो हमें आगे जो हमें उनको बेनिफिट मिलेगा क्या वो ट्रांसफ़र करते हैं आगे लोगों को, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये, अगर वो यूज़ नहीं करते, कहते हमने वही करनी है और कैपेसिटी के हिसाब से पैसे लेने हैं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात मैं वो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें जो कि हमारी एक आदत है, हमारे जैसे कोई भी छोटी चीज़ होती है तो हम ड्रम बीट शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या आना जाने के वो सामान गिर पड़ा है कि क्या हो गया। हमें अपने जो स्ट्रक्चर है ना कानून, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, उसमें ये कितना वायबल है और कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बेसिस पे रैशनल अच्छा, डिस्कशन एक करनी चीज़ अगर मैं चाहिए। शकील साहब, बहुत अच्छी आपने बात कही कि हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे सिस्टम्स के साथ कितना कंपैटिबल है और हम इसका इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अभी तो गवादर तक है, 81 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। गवादर से फिर पूरे मुल्क को जोड़ने में अभी अमरीकी पाबंदियां हायल हैं, फिर वहाँ से निकलना है, ये बात आपकी दुरुस्त है। उसमें अगर टाइम लगता है तो जब गवादर तक पहुँचती है तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है खाली गवादर तक पहुँचने में? देखिए ग्वादर में तो ये हमें सबसे पहला फायदा तो ये हो सकता है अगर हम वहाँ पर पावर प्लांट लगाएं। अब देखिए अभी जो हम बिजली इंपोर्ट करते हैं ये ईरान से ग्वादर के लिए, अगर वहाँ पर हम इस इंपोर्टर से जो हम इतनी सस्ती कहते हैं मिल रही है, इसके प्लांट लगाए ना वहाँ पर, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगे एज कम्पेयर टू अगर हम कोल की बात करते हैं या हम इसकी ऑयल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, लिक्विड गैस से सस्ते होंगे, फिर तो हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्री इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है, वहाँ पर जो पोर्ट की एक्टिविटी भी शुरू हो रही है।
तो पोर्ट में भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मगर बात फिर वही है कि हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके हिसाब से हमें आगे चलना होगा। तीसरी जो आपने बात की ना, पूरे पाकिस्तान में ले जाना है। देखें, जो सऊदी अरब ने हमारे साथ रिफाइनरी कमिट की हुई है ग्वादर में, अभी तक क्यों नहीं लग पा रही? अभी क्यों उसको कराची में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सप्लाई है यानी एनर्जी की, यानी कि ये इसकी सारी की जो चेन बनती है, ये कराची से शुरू होती है। ग्वादर में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इससे बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सरमाया भी चाहिए और बहुत सारा टाइम भी चाहिए। सो बी रैशनल। ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टर कैस साहब, अगर इसी गैस को ले अगर हम, तो हमारे एनर्जी क्राइसिस जो ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को लेकर है, जिसकी वजह से हम वैसे ही बड़ा परेशान रहते हैं, एक्सपोर्ट्स भी हमारी ना होने के बराबर हैं, तो समझते हैं कि काफ़ी फ़र्क डाल सकता है ये मंसूबा? देखें, बात ये है कि वो मैं एग्री कर रहा हूँ पॉलिसी फ्रेमवर्क के। बात ये है कि आपने लॉन्ग टर्म क्या विजन किया हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री लगानी है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज एडहॉक पे चला रहे हैं। हर दूसरे तीसरे साल एक नई, ये भी तो हमने पाइपलाइन सैंक्शन, ईरानियन सैंक्शन से बचने के लिए गवादर तक लेके आए हैं। जी, 18 अरब डॉलर का वो नोटिस था। हाँ, आगे हमारा कोई प्लान नहीं है आगे क्या करना है। नई गवर्नमेंट आके शायद कोई दे दे। इन दी कॉन्टेक्स्ट बात ये है कि एक या दो और इश्यूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक एसडीजीज की क्लीन एंड चीप एनर्जी है, तो क्या हम अपनी जो एनर्जी प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं गैस पे, ऑयल से, या फिर हम और जो हम इंडिजिनस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं उस पे हमने एनर्जी पॉलिसी पहले हमें आएगी तो हमें पता लगेगा ना कि हम इस गैस के साथ करना क्या है हमने, या घरों में ही जलाना है जो हम अपनी गैस के साथ किया हमने। तो इन अ वे आई थिंक रैशनैलिटी ऑफ अ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, मगर जहाँ से भी सोर्स है, जहाँ से भी आ जाए, कंपैटिबिलिटी मिल जाए, दैट इज़ वेरी गुड। तो हो सकता है कि आप गवादर को ही एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हो, तो फिर तो ये गैस बड़ी काम आ जाए। ये एक आइडिया हो सकता है कि गवादर को इंडस्ट्रियल हब बनाएं और फिर वहां से हम अपनी इंडस्ट्री का कम से कम जो बोझ कराची या फैसलाबाद या दीगर एरियाज, लाहौर के साइड एरियाज, पोर्टेबल बना दें उस इंडस्ट्री को। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक, जी ब्रेक से आते हैं जरा बात करेंगे एक्सपोर्ट पर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, आने वाली गवर्नमेंट, उसके चैलेंजेस, इकोनॉमी को लेकर क्या क्या हो सकते हैं और उन चैलेंजेस पर किस तरह से काम हो सकता है। 5 साल काफ़ी हैं करने वालों के लिए या नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। डॉक्टर कैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शकील नामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ज़रा एक्सपोर्ट पर बात कर ले पहले और फिर आने वाले चैलेंजेस पर। साथ हमें सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही हम पर से जो इतना प्रेशर है दुनिया भर का, कर्जे लेने का, इंपोर्ट का, हमारे पैसों का, अफरात ज़र का, डॉलर की कमी का, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट से बहुत हद तक जुड़ी हैं। सर क्या देख रहे हैं, क्या बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट को आने वाली? देखें, आई थिंक कि इस वक्त जो है वो इजाफा जो है एक्सपोर्ट के अंदर जो है, इवन केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है वो इसको सेलिब्रेट किया है। और आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट नंबर जो है हमारे ये $30 बिलियन से जो है वो बढ़ के एक एक अच्छा एक नंबर जो है वक्त के साथ हमें नजर आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी ज्यादा इस वक्त चैलेंजेस देखे जा रहे हैं कि इस वक्त जो गैस प्राइसेस के अंदर इजाफा हो रहा है और जो IMF जो फोर्स्ड हम देख रहे हैं कि हाइक देखी जा रही है कि हम रिजॉल्व करें सर्कुलर डेट क्राइसिस को। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमें हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री जिसके अंदर स्पेशली IT एक्सपोर्ट्स आती हैं, गोइंग फॉरवर्ड जो है एक्सपोर्ट सिनेरियो पाकिस्तान का यही है कि हमारा जो किसी भी तरीके से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको कम किया जा सके। और हमने देखा है कि 37% तक जो है वो कमी आई है। तो अपेरेंटली ये नजर आता है कि गवर्नमेंट की एफर्ट यही होनी चाहिए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर अब तो कितनी हमारी सकत है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजीद जो है कर सकें। फॉरेन लोन्स हमें पे करने हैं तकरीबन $25 बिलियन, और इसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट का ग्रो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस जो है वो IT इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, जिसकी एक्सपोर्ट्स इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन से ज्यादा हैं, और आई थिंक $10 बिलियन तक ले जाना चाहिए। क्या कहते हैं शकील साहब, IT एक्सपोर्ट्स? देखिए, IT एक्सपोर्ट जो अभी नया दौर आ रहा है, ये सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें यानी कि ये टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है, हम सिर्फ सर्विसेज दे सकते हैं, वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर में।
क्योंकि हार्डवेयर का हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक। अब जो अगर हमें सॉफ्टवेयर में अपने देनी है तो हमें देखना पड़ेगा किस मार्केट में हम ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं या किस मार्केट में एंटर हो सकती है। अब देखें, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। सेंट्रल एशिया जो है ये इतना अभी यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना आगे नहीं है या वेल डेवलप नहीं है। इनके एक मैंने एक दो मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर है वो भी पाकिस्तानी कंपनियों ने बनाए हुए हैं। मगर हमारी जो कि इंडस्ट्री है यानी कि सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री या आईटी की, उसका इस तरफ ध्यान बहुत कम है। हम सारे यूरोप को या अमेरिका को ही मार्केट समझते हैं। वो मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेट भी है और उस मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। यानी स्केल वाइज देखें तो हम यूरोपियन कंपनी या अमेरिकन कंपनीज को compete नहीं कर पाते वहाँ पर। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इंडियंस के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है, पाकिस्तान के लिए कम है। तो इस तरह के मिडिल ईस्ट में चले जाएं आप, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ में देख लें, ब्रिक्स, इस तरह की चीज़ें आप उनको एक्सप्लोर करें तो यकीनन हमारी एक्सपोर्ट 10 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। मगर सिमिलटेनियसली अगर हम इसको सस्टेन करना चाहते हैं तो हमें इसकी हार्ड इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हार्ड इंडस्ट्री तो हमारे है नहीं ना, तो हम ना कोई लैपटॉप बना सकते हैं ना कोई कंप्यूटर बना सकते हैं, बल्कि इनके हमको पुर्जे भी नहीं बना सकते। पूरा ब्रांड तो बड़ी दूर की बात है, तो शायद एक दो पुर्जे बना सकते हो। तो हमें हिसाब से हमें साथ साथ जो कि हमारे पास सीपैक के थ्रू अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एंट्री बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है पे डॉक्टर। जो मार्केट होती है वो सर्विस सेक्टर पे बेस नहीं कर सकती। ये बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। ये तब होती है जब आपकी बहुत ज़्यादा आप डेवलप हो चुके हों, आपकी इंडस्ट्रियल बेस इतनी वसी है कि आपको उस पर कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में। आपकी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगी, उसकी बेसिस पे आप टर्शरी लेवल पे जाते हैं जिसको सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं है। हम इंडिया की बहुत ज़्यादा मिसाल देते हैं, मगर वो उनका जो ज़्यादातर इस गुर्बत के भी इसीलिए मिसाइल आते हैं कि आपकी जो कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है वहाँ जॉब्स ज़रा क्रिएट होती हैं। अगर एग्रीकल्चर को करेंगे आप प्रमोट, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और जो कि जो सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, आईटी की स्पेशली इस तरह की, तो इसमें जो स्क्यू हो जाती हैं कि पहली बात तो ये है, गरीब को पहले लाखों रुपये लगाना पड़ेगा अपने बच्चे की स्किल डेवलप करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ कुछ नहीं देती। अभी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फीसें दे रहे हैं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाए, बल्कि 28 तबक रोशन हो जाए। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी को बड़ा रैशनल फ्रेमवर्क बनाना है। देखें, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, हमें हर चीज़ में पोटेंशियल होता है, हर चीज़ डिलीवर कर सकती है, मगर जो कि रैशनल पॉलिसी, और रैशनल पॉलिसी वो होती है आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक मूव करें। मतलब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर मेरी जेब में पैसे हैं कि मसलन एक होंडा खरीदने के, तो मैं कहूँ नहीं मैंने तो जनाब लेटेस्ट में क्या कहते हैं फरारी खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, वही खरीदूंगा। बीजे ठीक है, मैं ड्रीम हो सकता है, रैशनल नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं सिर्फ वो टाइम ज़ाया कर ठीक रहा है, हूँ इस तरह की चीज़ों रियलिस्टिक। की बात करके। रियलिस्टिक डॉक्टर कैसर। रियलिस्ट सर अगर हम आईटी से निकल के देखें, हमारा इन्हिसार बहुत ज़्यादा एक ज़माने में ज़राअत पे था, उसके बाद हमारा इन्हिसार टेक्सटाइल पर है। क्या हम बाकी इंडस्ट्रीज़ जो दीगर शोबों में काम करती हैं उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है? दुनिया में नई मार्केट्स खुल रही हैं, ओपन हो रहे हैं नए डायमेंशंस। जी, बात बिल्कुल आपकी सही है। असल तो डिवर्सिफाई करना, वैल्यू ऐड करना, उन डिमांड साइड को देखना कि कहाँ कहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिर आप इंसेंटिव्स देते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को। हमने कोई नहीं दी हुई आज तक। वो जो पुरानी टेक्सटाइल है और वो भी अब बैठ रही है, क्योंकि कॉटन भी अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं और चीज़ें भी। बात ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सही था आईटी का। असल तो आईटी नहीं, आईटी के थ्रू आप अपने डॉक्टर्स की सलाहियतें, आपके लॉयर्स की सलाहियतें, आपके और बहुत सारे सर्विसेज हैं जो अब एक्सपेंड की हैं 52% जीडीपी का, उनको ब्रांड करके आप बेच सकते हैं दुनिया में। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर मार्केटिंग की बात है, ब्रांडिंग की बात है, आप इजाजत ही नहीं देते। आपका टैक्स रिजीम ही ऐसा है कि लोग जो हैं वो इतने पैसे ही ना बचे उनके पास कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें उन चीज़ों में जो शायद एक्सपोर्टेबल हो जाएं। तो मैं एग्री करता हूं कि पूरी की पूरी आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव करना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा। मैं ये बच्चों वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौम के जो बच्चे हैं अब उनको 20 साल की एजुकेशन तो नहीं दे सकते आप, 6-6 महीने, 7 साल की ऐसी स्किल्स दे दें जो शायद वो अगर आईटी के थ्रू नहीं तो खुद जाके या मुल्क में बैठ के कोई ना कोई ऐसी स्पेयर पार्ट्स बनाना शुरू करते हैं
जो एक्सपोर्टेबल्स हों। इसी तरह यानी बहुत अगर मैं इम्पोर्टेंट था डॉक्टर हमारा कैफ साहब अगर टूरिज्म। आपकी बात से समझा हूँ तो जैसे दुनिया भर में भी अब एक नई लहर चल पड़ी है कि 4 साल या 5 साल की डिग्री तो अपनी जगह है, लेकिन जो सर्टिफाइड या डिप्लोमाज हैं उनकी जी जी, मैं अफादियत इसी बढ़ाई की जा रही तरफ है। आ रहा था कि जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करते हैं आपके स्किल्स को, वो नर्सिंग भी हो सकती हैं, वो और बहुत सारी हो सकती हैं। मगर उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि टूरिज्म पे हमने ध्यान देने की कोशिश की, मगर हमने उसका प्रीमिस गलत रखा। हम लो पेड टूरिज्म की बात करते हैं। हम इजाजत नहीं दे रहे कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनियां यहाँ आके हाई पेड होटल्स आपके मकरान कोस्ट पे बना लें, वहीं लोग आए वहीं चले जाएं और आपको टैक्स में मिले और आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिले। तो एवेन्यूज बहुत हैं, मगर गवर्नमेंट की अपनी इरेशनल पॉलिसीज जो हैं वो चीज़ों को उस लोगों को उस लेवल पे डायरेक्शन ही नहीं दे रही। वो बहुत जरूरी है। हम सब बातें कर रहे हैं ये और करेक्ट हैं ये सारी, बट जब तक गवर्नमेंट जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको अपने टैक्स छूट के साथ या टैक्स हम इसको इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी कहते हैं, उसके साथ नहीं मिलाएंगे। मिसाल के तौर पे आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगा हुआ है, एक्सपोर्ट टैक्स, जो डॉक्टर साहब ने नहीं हटाया। आपको एक्सपोर्ट्स पे टैक्स बिल्कुल जीरो कर। अच्छा सर, यहाँ ये भी हमारे यहाँ सब्सिडाइज करना और फिर उसका सब्स्टिट्यूशनल कोई हल निकालना, ये भी एक बड़ा मैटर है। एहसन साहब, एक तो हम इस तरफ फंस जाते हैं, फिर दूसरा हमारा मसला महंगाई है। जो गवर्नमेंट को आने वाला बड़ा चैलेंज होगा वो बिजली के बिल, गैस के बिल की मद में जो एकदम से महंगाई है, खाने पीने की अशिया में महंगाई, और फिर अब तो यूटिलिटी स्टोर्स तक इतने महंगे हो गए कि आम मार्केट से ज़्यादा रेट पे वहाँ चीज़ें मिल रही हैं। हम ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, सालाना बुनियादों पर 40% से ज़्यादा है, इसको कैसे देखेंगे? अगर नया बजट बनेगा तो वो तो आईएमएफ की मदद के बगैर बनना नहीं, तो फिर आईएमएफ तो फिर टाइटन करेगा चीज़ों को। जी बिल्कुल, ये तो नंबर्स जो हैं बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ से इसलिए बढ़ गए हैं और इतने ज़्यादा हाथ से निकल गए हैं कि ये जो 30% से ज़्यादा इस वक्त महंगाई देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा डिस्काउंट रेट भी 22% है। और ऐसे आईएमएफ प्रोग्राम में जहाँ पर हम ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 8% नेगेटिव चला रहे हैं, और रियल इंटरेस्ट रेट अमूमन जो है डेवलप कंट्रीज में पॉजिटिव होता है, यानी कि शराय जो महंगाई होती है वो कम होती है इंटरेस्ट रेट से। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ये शरह है वो इस वक्त इन्फ्लेशन ज़्यादा है और शरह जो है वो कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आईएमएफ को डील कर रहे हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। हमारा लेंडर खुद प्रपोज़ करता है कि शरह को कम करना है, बट द सेम टाइम हम खुद ही जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है या फिर हाइक कर रहे हैं हमारी गैस प्राइसेस के अंदर, जो कि अनकंट्रोलेबल है और ये शरह बढ़ती चली जा रही है। अनफॉर्चुनेटली नए आईएमएफ प्रोग्राम में जब हम जाएँगे तो ये शरह जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल लेवल पर ये जो चोरी है, बिजली की चोरी है या गैस की चोरी है या जो पिल्फरेज है या फिर थेफ्ट है या फिर कोई और मामला है, तो उसको जो है वो हमें टेक्निकली डील करना पड़ेगा। अगर हमने ये डील नहीं किया तो ये फिर हम गैस प्राइसेस या पावर प्राइसेस को बढ़ाते जाएँगे, और ये एनर्जी क्राइसिस जो है, जो सर्कुलर डेट क्राइसिस है, वो इसकी वजह बुनियादी यही है कि थेफ्ट है। जो बिजली की थेफ्ट है या गैस की थेफ्ट है, इसको हमें कम करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, वरना ये गैस प्राइसेस बढ़ती चली जाएँगी और अनफॉर्चुनेटली जो है इससे रुपए को भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हम ये सारी इम्पोर्टेड एलएनजी लेते हैं या इम्पोर्टेड जो जो हमारी जो ऑयल प्रोडक्ट्स सारी इम्पोर्टेड होती हैं, और अगर इनका ज़ाया हो जाता है डायरेक्टली इस तरह से कि जो चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, तो प्राइसेस बढ़ानी पड़ती, और अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ता चला जा रहा है। और जो जो ये मामलात हैं, अगर इसको हमने डील नहीं किया तो इन्फ्लेशन हायर साइड पर रहेगी और इसका इम्पैक्ट जो है हमें पड़ता रहेगा। और चूंकि आईएमएफ प्रोग्राम में इंटरेस्ट रेट भी हमें हायर साइड पर रखने पड़े, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पड़ता है कि जो हम लोन लेते हैं बैंक से, उसका शरह सूद हायर साइड पर नहीं हो सकती है या फिर इंडस्ट्रीज नहीं लगती। शकील साहब, जो बात कर रहे हैं एहसन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मसाइल और आने वाली गवर्नमेंट के चैलेंजेस ये अब ऐसे होते जा रहे हैं कि इसका हल अब नागुज़ीर है, करना ही पड़ेगा। ये कहने से आंखें नहीं चुराई जा सकती कि ये साल में 2 साल में, बस करना पड़ेगा इसको शुरुआत। और ख़ास तौर पे यही चैलेंजेस, महंगाई हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, फिर उसके बाद आपकी शरह सूद बढ़ रही है, एक जगह पे खड़ी है, नीचे ही नहीं आ रही है, और आम आवाम के लिए तो बिजली गैस के बिल मुश्किल हो गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। फूड सेक्टर क्यों नहीं हम देखते, हम सी फूड सेक्टर क्यों नहीं देखते? सी फूड में तो हमें बड़ा फ़ायदा है, हम तो माला माल हैं उससे।
देखें, एक बात जो बड़ी वाज़ेह है, जिसको मेरा तो इस पे बिलीव है, बीइंग मुस्लिम, कि जब तक हम सूद को ख़त्म नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जब आपने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लगा ली है, तो फिर देने वाला राज़िक तो अल्लाह है ना। कोई अमेरिका नहीं है, कोई चाइना नहीं है, कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। जब तक सूद को ख़त्म नहीं ना करते, बाकी ये हम जो कर रहे हैं ना, ये आपके जन के प्रोग्राम के लिए भी बेहतर है, चल जाएगा, हमारा अपने लिए भी सेटिस्फेक्शन है। मगर जो कि हल है ना, हमें वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, कि जिसमें आपकी क्या कहते हैं, जो कि सबसे यानी कि जब तक कुएं में से कुत्ता नहीं निकालेंगे, पानी जितना मर्जी निकालते रहे, पानी साफ नहीं होगा। तो मेरी नज़र में तो यही हल है, बाकी आप जितनी मर्जी गेम घुमाते रहे इर्द गिर्द। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में इसाक डार साहब ने ये कोशिश तो की थी, लेकिन हुआ नहीं, ये बात कहीं बैठी नहीं थी। यार देखें, जब कोशिश करते हैं ये इस तरह ही होता है कि यानी कि एक कान से पकड़े दूसरे को चले जाते हैं। जब बेसिक चीज़ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आप चेंज कर रहे। आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप यानी कि कर्ज को सूद की बजाय पार्टनरशिप्स की तरफ लेके चले। अब देखें, जो इस्लामिक इकानमी है ना, बेसिकली जिसको समझने की ज़रूरत है, वो मॉरल इकानमी या सोसाइटी बेस है। उसमें यानी कि जो आप देखिए, दो तरह के सिस्टम है ना इस्लाम का, यानी कि समझना हो तो दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक है मॉरल, एक है लेजिटिमेट लॉ बेस। मॉरल में क्या, सॉरी स्पिरिचुअल, एक है लॉ बेस। ठीक। तो स्पिरिचुअल है, उसमें तो ये कहा जाता है कि आप सब दे दें जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। आप हमारे सहाबा का अमल तर्ज अमल देख लें, मतलब वो क्या कहते हैं कि वो मजदूरी करते थे, वो भी लोगों में खरात कर देते थे। मगर दूसरी तरफ देख लें तो जो लेजिटिमेट है, जिसको लॉ बेस है, उसको कहते हैं जी आप इसमें ये इतना ज़कात दे, इतना खमस दे, इतनी ये चीज़ें पूरी करें, बाकी आप रख लें। बेसिकली मॉरल और सोसाइटल बेस्ड है। इसको जब हम नेगेट करते हैं, तो फिर जो हो रहा है अभी, जो दुनिया में रूल कर रहा है, उसको कहते हैं वॉर लॉर्ड कैपिटलिज्म। वो रूल कर रहा है और उसमें यानी कि अमीर से अमीर होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर को टैक्स दे रहे हैं, ये दे दे, वो दे दे। अब देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर को आपने टैक्स एग्जम्पशन देनी है, इसका मतलब आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं। जब आप सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं। जब यही सब्सिडी आप देते हैं अपनी स्टेट और इंटरप्राइजेस को, तो दुनिया सर पे यानी कि बाजू रख के रोना शुरू करती है, हो ये क्या कर दिया स्टेट ने। भाई, अगर प्राइवेट सेक्टर ने आप प्राइवेट में जाना है, तो फिर मेरा पैसा, मेरे टैक्स का पैसा उनको क्यों दिया जाए, या मुझ पर बोझ डालने के लिए उनको टैक्स रिलैक्सेशन क्यों दी जाए। प्राइवेट सेक्टर है ना, कंपीट करे ना। अगर गवर्नमेंट ने उनको टैक्स भी इंसेंटिव करना है, सब्सिडी भी देनी है, मगर गवर्नमेंट एसओसीज को बेच दे, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आती। यानी कि जो स्ट्रक्चर इश्यूज है ना हमारे, और उसमें यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी ज़्यादा है, हम जानते हुए भी एक चीज़ को प्रमोट करते हैं कि मेरी कंसल्टेंसी बन जाती है। तो इन चीज़ों को जब हम हल नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, तमाशा लगा हुआ है, आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, आप हमें भी बुला लेते हैं, अल्लाह खैर सुना। डॉक्टर कैस साहब, इस पे कोई आपका इनपुट? हमारी इन्फ्लेशन, ये मामला हम कैसे देखेंगे? आम आवाम तो बेचारी पिस रही है, और बजट में भी उसके लिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर कैस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें, मैं एहसन साहब, चूँकि ज़रा हम एंडिंग की तरफ जाएंगे, तो मैं चाहूँगा ज़रा 2-3 पॉइंट ज़रा जल्दी जल्दी डिस्कस है। सर, एक तो स्टॉक मार्केट आपसे मैंने बात करनी है, 62 करंट इंडेक्स देख रहा हूँ, 62,000, उसके बावजूद कैपिटलाइजेशन वॉल्यूम क्या मुताबिकत क्यों नहीं रखता 62,000 की जो करंट इंडेक्स है उससे? देखिए, आई थिंक ये वॉल्यूम्स भी आएंगे और जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब आएगा, क्योंकि अब इस वक्त इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, सर्कमस्टांसेस बेहतर हो जाते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, करंट अकाउंट नंबर्स जो हैं वो सरप्लस की तरफ आ गया था लास्ट मंथ एटलीस्ट। और फिर उसके बाद जब हमने देखा था कि जो जनरल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी सर फहरिस्त रहती है, फॉलो ऑन होता है। जो हमने देखा तकरीबन 22 कंपनीज जो हैं MSCI ने अपनी इंडेक्स के अंदर ऐड की। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वक्तों में, चूंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा वेट है फ्रंटियर मार्केट में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान का रुख करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो उससे पहले लोकल वॉल्यूम्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई थी, चूंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो सारे दुनिया के अखबारात एक ही फोकस ले रहे थे कि इलेक्शन जो है वो हो जाए, और फिर उसके बाद हो गए, तो उससे ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये सही तरीके से असेंबलीज फॉर्म हो जाए। और फिर हम देख रहे थे कि कोalition भी जो है वो फॉर्म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स काफी ज्यादा कम हो गए थे। अब जब सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है, यानी कि सिंध असेंबली भी सॉन इन हो गई, कल पंजाब असेंबली सॉन इन हो गई, और अब आगे प्राइम मिनिस्टर ने भी ओथ लेना है और फिर प्रेसिडेंट। तो आई थिंक ये जो सिचुएशन है वो काफी काम
सिचुएशन होती जा रही है, पॉलिटिकल साइड पर काफी नॉइस कम हो गई। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है और जैसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होता है वैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और फिर उसको फॉलो ऑन जो है, यानी कि उससे पहले ही हम देखते हैं कि लोकल इन्वेस्टर जो है एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो ये सारा सिनेरियो इंपॉर्टेंट था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब आ चुकी है। इकोनॉमिक फ्रंट पे हम काफी ज्यादा स्टेबल हैं, नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो अखबारात कह रहे हैं तकरीबन $6 बिलियन जो है पाकिस्तान सीख कर रहा है नए प्रोग्राम में आईएमएफ के। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लेंडर, फॉरेन लेंडर हमसे खुश है और हमने काफी ज्यादा उसके टारगेट्स भी मीट किए हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नजर आ रही है, प्रोवाइडेड हम पॉलिटिकल नॉइस को कम से कम कर जाएं। क्या कहते हैं शकील साहब, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है? चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। तो ये दोनों में इसी तरह मुर्गी अंडे वाला हिसाब होता है। मगर बात यह है कि हमें भी देखना पड़ेगा कि अगर महंगाई ये गवर्नमेंट कम करने में कामयाब हुई, जो ये प्रोग्राम आ रहे हैं इसके बाद भी महंगाई को कम नहीं तो स्टेबल करने में कामयाब हुई, तो शायद हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएं। अदरवाइज आपकी अपोजिशन तैयार बैठी है, यहीं आपने महंगाई की उन्होंने एक्सप्लाइट करना है और आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शकील रामिद साहब, एहसन मेहनती साहब, डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़ा अहम मौजू भी है, बड़े अहम मामलात हैं जिस पर बात करनी है, चूँकि वो माशरे से जुड़ा मसला है तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमारी आवाम फेस करती है वो है आवाम और पुलिस का रिलेशनशिप। उस पर अब करेंगे बात। एक अहम मसला है अदम बर्दाश्त और तशद्दुद, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। दोनों जानिब की अगर मैं बात करूं, अदम बर्दाश्त आवाम में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जहां पर पुलिसिंग सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। हमारे पुलिसिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा तशद्दुद का अंसर पाया जाता है। आवाम भी इससे बहुत परेशान है। जो सीनियर अफसरान हैं पुलिस के, जिन्होंने पुलिस को लंबा अरसा सर्व किया है, उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या रिफॉर्म्स पुलिस में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर उसके 5-6 पॉइंटर्स हों तो मैं किस पे बात कर सकता हूँ, वो आज उन्हीं से जानेंगे। और सबसे अहम बात कि आए दिन कोई ना कोई वीडियो पुलिस से रिलेटेड आती है, जहाँ पर अभी सिंध से एक वीडियो आई जिसमें बच्चे को रॉड से मारा जा रहा था। फिर क्यों हो रहा है कि केपीके में कहा गया एक टाइम पे कि बड़ी रिफॉर्म्स हुई हैं, केपीके की पुलिस तब्दील हुई है, लेकिन बिहेवियर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। चाहे इस्लामाबाद पुलिस हो, फेडरल से रिलेटेड हो, चाहे सूबाई सतह पर हो, बिहेवियर्स, लोग डरते क्यों हैं? थाना कल्चर को कैसे ठीक करना है? थाना कल्चर जो एक ख़ास वर्ड है, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? और जो इस वक्त सेफ सिटी के तौर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं वो तमाम उन जगहों पर कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है? जो बाहर ममालिक में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका कार है, लाजिम है कि मार धाड़ कर इन्वेस्टिगेशन की जाए या किसी टॉर्चर के ज़रिए की जाए? इन सारी चीज़ों पर अख्तर अली शाह साहब, साबिक आई जी केपी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अख्तर साहब, अख्तर साहब पहले तो आपका भी और सच टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका फराहम किया। अख्तर साहब, पुलिस रिफॉर्म्स, हमें तो लगता है ये ख्वाब बनता जा रहा है वर्ड। क्या रिफॉर्म्स, किस चीज़ की ऐसी ज़रूरत है? हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, आपसे बेहतर कौन जानता होगा सर, 4-5 पॉइंटर्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं आगाज फैज अहमद फैज के शेर से करूंगा। ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। क्या बात है सर। हर एक की ये तमन्ना है, आरजू है, ख्वाहिशात हैं। सियासी जमातों के मंशूर में, एजेंडा में हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर की तब्दीली ये हाईएस्ट एजेंडे पे होता है। लेकिन फिर जब साहिब इक़्तिदार हो जाए तो फिर उस तरह से नहीं होता। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पुलिस तो रियासत पे एक सतून है और रियासत के कवानीन पर अमल दरामद खासकर जराइम से मुतालिक जो है वो पुलिस के दायरे इख्तियार में आते हैं। तो पुलिस में कोई खला में तो काम नहीं कर रही होती, वो एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। और रियासत जो महज़ब रियासतें हैं वहाँ पर कानून की हुक्मरानी वो उनका एक बुनियादी अंसर है। तो जब पूरी रियासत में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाता है तो बाकी इदारे और बशमूल पुलिस भी उसी तरह से फिर काम करती है। लेकिन यहाँ पर अफसोस से अब ये कहना पड़ता है कि रियासती इदारे और ख़ासकर
जो रियासत के जिनको लोगों ने इंतखाब के जरिए मुंतखब किया होता है या अदरवाइज वो किसी तरीके से रियासत की कमान संभाल लेते हैं, तो फिर कानून की और आइन की जो अमलदारी है उसको एक तरफ रख दिया जाता है और पुलिस को एज ए ऑपरेसिव आर्म ऑफ द स्टेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है, तो उसे फिर एक बिगाड़ पैदा होता है। तो अब जहां तक रिफॉर्म्स की आपने बात की, तो रिफॉर्म्स के अब पुलिस पहले देखी कि उनके बुनियादी फराइज में क्या शामिल है। तो बुनियादी फराइज में तो ये है कि जराइम की रोकथाम करना, अगर जुर्म हो जाए तो उसकी डिटेक्शन करना, तफ्तीश करना और अपने आमा को बरकरार रखना। अब ये 3 बुनियादी फराइज में शामिल है। तो उसके लिए जरूरी है कि पुलिस की तरबियत का निज़ाम ऐसे हो कि जहां पर उनकी जो सलाहियतें हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुनियादी मकासद हैं, उसके मुताबिक उनकी तरबियत की जाए। और उनमें सबसे बड़ी बात कि किया जाए कि रियासत के तमाम इदारे लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए है, और जब ये ज़हन नशीन हो जाएगा और उसी के मुताबिक पुलिस को या जो भी इदारा है उन मकासद के मुताबिक उनको वसाइल दिए जाएंगे, तो फिर मैं कहूँगा कि सही मानों में ठीक हो गया। अच्छा, मैं अख्तर साहब अगर आपसे एक चीज़ पूछूं कि ट्रेनिंग के जिस मरहले से पुलिस के तमाम लोग गुजरते हैं, सिपाही से लेके अफसरान, 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके। एक तो अफसरान का चैप्टर है, एक निचली सतह के पुलिस वालों का चैप्टर है। 2 अलग अलग ट्रेनिंग के मराहल से गुजरते हैं। क्यों इसमें इतना बड़ा गैप या फ़र्क है सर? मैं ये कहूँगा, खासकर जो हमारी रिक्रूट्स है और एएसआई की सतह ट्रेनिंग्स है, फिर इन सर्विस कोर्सेज जो उनके लिए मुख्तलिफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में रखे गए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ट्रेनर्स हैं, जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो वो उस मयार की नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और तो उस वजह से वो तरबियत में कमी रह जाती है। तो बात यह है कि आपने ट्रेडर्स की कैपेसिटी को भी उस मयार तक लाना है, तो तब बात बनेगी। सर, ये तशद्दुद, इसका इतना कल्चर क्यों है पुलिस में? हम ये, आप अगर इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, ये ऐसी चीज़ है। और ये इतना कल्चर है कि हर पूरे सूबों की, मैं इस्लामाबाद की भी बात करूं, हर जगह हमें दिखता है कि सड़क के ऊपर भी हो रहा होता है, थानों में ले जाके तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। लेकिन सर, ये कल्चर क्यों इतना प्रमोट हो रहा है? मतलब तशद्दुद के बगैर इन्वेस्टिगेशन का कल्चर क्यों नहीं आ पा रहा हमारे यहाँ? एक तो मैंने जहाँ तक कहा कि अफसोस से ये है कि पहले तो बहुत से हमारे जो तफ्तीशी अमला होता है उनको अपने इख्तियारात का सही मायने में कानून से जो उनको इख्तियारात मिले हुए हैं उनका अदराक नहीं होता। फिर उनकी तरबियत में खामी होती है, ठीक, और वो उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो जो तकनीकी मॉडर्न फोरेंसिक साइंस के हवाले से, इंटरोगेशन के हवाले से जो तकनीकी सलाहियतें हैं उसका भरपूर इस्तेमाल कर सके। तो जब ये नहीं होगा तो फिर आप एक ही जरिए के तशद्दुद के जरिए आप मुलजिम से फिर इकबाल जुर्म करवाना चाहते हैं। तो ये एक खास रीजन है। लेकिन सर, ये भी है कि हमारे यहाँ उम्र के लिहाज भी नहीं रखा जाता। इंटरोगेशन एक बड़ा दिक्कत तलब चीज होती है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि सर ये एक बड़ा टेक्निकल काम है और शायद ये अब साइंटिफिक बुनियादों पर पूरी दुनिया में हो रहा है। ख़ास तौर पे हम यूरोपियन ममालिक में देखते हैं वहाँ तशद्दुद का कल्चर नहीं होता, बल्कि जब गिरफ़्तार किया जाता है तो जिसके पास ये राइट है कि उसको वकील लेना है तो उसको पहले ही बताया जाता है गिरफ़्तारी के वक्त कि ये राइट है, आप खामोश रहना चाहें तो ये भी आपका राइट है कि आप खामोश रहना चाहें। फिर वकील के साथ बैठ के एक इन्वेस्टिगेशन का कल्चर डेवलप हुआ है वहाँ कि अपने वकील के सामने तफ्तीश की जाए। यहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है, उठाया, थाने ले गए, मारा कूटा। सर ये चीज़ सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो एक लॉ का हिस्सा है, तो ये प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ क्यों रुकी हुई हैं?
ये मैं एक है कि आपने पाकिस्तान को ले ले, तो आपने जो जिक्र किया तो आर्टिकल 11 बड़ा वाज़ेह है कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का वकील करे। सही। लेकिन और इसी तरह तो वो आपने हमने तो आइन की किताब को तो एक तरफ रख दिया है, वो पूरा कल्चर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है आजकल क्या हो रहा है। तो जब हुक्मरान तबके खुद अपने आइन पे अमल नहीं करेंगे तो नीचे उनके एहलकार भी फिर उसी तरह होंगे। अच्छा सर, थाना कल्चर की बेहतरी या उसका खात्मा कैसे मुमकिन है? मतलब आपने इतने सीसीटीवी सड़कों पे लगा दिए हैं, तो क्यों नहीं थाने के अंदर लगाया जाए, उन जगहों पर जहां पर पुलिस या तो इन्वेस्टिगेशन करती है या पकड़ के लाया जाता है। ऑन कैमरा होना चाहिए ये चीज़ें, ताकि पता हो और वहां से शायद थोड़ी सी मॉनिटरिंग के सिस्टम से मामला बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था कि थानों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, और बहुत से थानों में लग भी चुके थे, लेकिन फिर अभी मेरे ख्याल में ऑपरेशनल नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। अच्छा सर, एजुकेशन के साथ साथ मुस्तकिल एक जो कोर्सेज होते हैं, उसके साथ वो जो एक सिस्टम होता है कि हर बंदे की परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स होती हैं, इसका कितना पुलिस में ख्याल रखा जाता है या रखा जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है और जिसको हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट्स भी करते हैं, चाहे वो एएसपी से लेकर ऊपर तक और नीचे तक, ये ऑब्जेक्टिवली अफसोस ये कि नहीं हो रही है उस तरीके से। गधे और घोड़े में कोई फर्क ही नहीं है, हर एक बस प्रोमोट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर और जो पुलिस रूल्स में असूल दिए गए हैं, वजह किए गए हैं, ये भी नहीं है कि पुलिस रूल 1964 का बना हुआ है, बड़े अच्छे उसमें हिदायत दिए, गाइडलाइंस दिए, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब टेलीओर तो है ही नहीं, आप पुलिस स्टेशन कोई होगा, आज टेलीफोन करेंगे तो एक ऑफिसर एसएचओ होगा, महीने बाद कहेंगे तो फिर दूसरा होगा, तीसरे महीने कहेंगे तीसरा होगा, तो उसकी आप क्या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करें? बहुत सही है सर। ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हैं, ये भी सियासी बुनियादों पर है। डीपॉलिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन क्या ये हमारे जो लॉ हैं हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हम इस पर सवाल उठाएं कि ये मामलात भी बेहतर होने चाहिए? और ये जो पुलिसिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र हैं, तब्दीलियाँ, ट्रांसफ़र, ये चीज़, इनका कोई ख़ास तौर पे मैकेनिज़्म होना चाहिए? जो आईजी आए या जो सीनियर अफसर आना है वो किसी के कहने पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बड़ी ख़तरनाक अमल है। जहां तक आपने बात की, देखें पुलिस ऑर्डर 2002 में आईजी से लेकर सब तक के लिए टेन्योर्स रखे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज भी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, उसमें भी बड़ी वाज़ेह तौर पे। और फिर मुस्तफ़ा एपेक्स केस जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उसमें भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने टेन्योर का ख्याल रखना है। और आपको याद होगा कि सिंध में एडी ख्वाजा जी, वो केस भी है आपके सामने, उसमें भी टेन्योर की सुप्रीम हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये जो सीनियर लेवल पे अफसरान हैं, जैसे सीएसएस करके जो लोग आ रहे हैं और पुलिसिंग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस के थ्रू आ रहे हैं, आप समझते हैं कि उनकी तमाम ट्रेनिंग्स इक्विवेलेंटली बेहतरीन है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? सर, जो सीएसएस करके आए, पब्लिक सर्विस के थ्रू आए, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। मैं कहूँगा कि बड़ी हद तक जब आप कंपैरेटिवली बाकियों के साथ देखते हैं तो बड़ी हद तक उस स्टैंडर्ड्स की है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक नहीं। इससे सर कोई फ्लॉ पैदा होता है? इस बात से भी पुलिस के निचले सिस्टम तक ये फ्लॉ जाता है? मैं तो अब इस नतीजे पे खुद पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में पुलिस ऑर्डर 2002 और जो इशरत साहब थे उनके नीचे जो सिविल रिफॉर्म्स कमेटी भी बनी थी, उसमें भी उन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जिक्र किया है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स की इंडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा सिविल सर्विस का निज़ाम बदलना पड़ेगा।
मैं अगर पुलिस का है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मिडिल लेवल की एएसपी और सीएसएस बड़ी बड़ी बात की है अख्तर साहब ने, अख्तर अली शाह साहब साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस के निज़ाम को भी बदलने की ज़रूरत है। यानी फ्लॉस सिर्फ हम निचली सतह पर बात करते हैं, ऊपर की सतह पर भी जो लोग प्रॉपर ट्रेंड अफसरान आ रहे हैं, इस सारे सिस्टम को बदलने, मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी एक ऐसे अफसर की जानिब से जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे और बड़े हाईली रैंक्ड ऑफिसर रहे। तो ये आज के प्रोग्राम की हमने कोशिश की कि ज़रा जो पब्लिक मैटर्स हैं उस पर भी बात कर लें। ये जो तशद्दुद का कल्चर है, थाना कल्चर है, इसके ख़ात्मे के हल क्या है वो भी उन्होंने बता दी। उस पर कुछ चीज़ें हम भी सजेस्ट कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। चलें जी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।